Welcome to the basics once again. Before I start this session, I get reminded of a quote: "Give a man a fish, and he will be hungry tomorrow. Teach him how to catch a fish, and he will be richer all his life." इस टाइम हमने सोचा है कि सेक्टर नहीं, इन्वेस्टिंग स्टाइल पे बात करते हैं। और इन्वेस्टिंग स्टाइल में एक कैटेगरी आई थिंक जो सबको बहुत प्यारी है, वो है माइक्रो कैप और स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। एंड मैं कितना भी सोच लूं, कुछ भी कर लूं, एक वन पर्सन हु कम्स टू आवर माइंड अगेन एंड अगेन इज नो वन एल्स देन आशीष चुग। आशीष जी को मैंने मेरे ख्याल में जब मैंने सीएनबीसी शुरू किया था तब से मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। एंड आई कैन ओनली से कि इन्वेस्टर से ज्यादा ही इज अ वेरी वेरी गुड मैन, वेरी वेरी हम्बल, अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। एंड इट्स माय ऑनर, दिल से सर, कि आपने आज हमें सिखाए, आप सिखाएंगे हमें, हमारे गुरु बनेंगे। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है आज कि आप आज हमारे साथ हैं। थैंक यू वीरेंद्र फॉर बीइंग सो जनरस। और मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने सीखा है पिछले 15-20 साल में आपसे और आपके व्यूअर्स से शेयर कर सकूं। थैंक यू सर। तो मैं शुरू करने से पहले दो डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा, और ये डिस्क्लेमर प्लीज बहुत बहुत जरूरी है। यू नो अगेन, हमारा फोकस नहीं है कि आपको स्टॉक्स बताएं। ओमकारा पाठशाला का या बेसिक्स का ये फोकस है ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, वी आर नॉट गिविंग यू स्टॉक टिप्स हियर। तो हम अगर किसी स्टॉक का नाम लेते हैं या कुछ भी बात करते हैं, एग्जांपल्स के लिए लेते हैं, तो दोज आर नॉट एट ऑल एनी रिकमेंडेशंस और एनीथिंग और एट ऑल फॉर एनीवन। प्लीज प्लीज प्लीज, ओके। अगर आपका वो माइंडसेट है कि अगर आप वीडियो उसके देख रहे हो तो प्लीज अभी बंद कर दीजिए। आपका आधा घंटा पौना घंटा आगे का वेस्ट मत कीजिए। All those disclaimers will be put out on our screen as well, so that is very important. uh, you know so Ashish sir, अगर आपको भी कोई disclaimer देना है, I just want to make it clear कि this is not a stock tip episode, और this entire basics का ऐसा कुछ नहीं है। वीरेंद्र, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुझे लगता है कि जब हम लोग बात करेंगे तो कई स्टॉक्स के नाम मैं लूंगा विच आर रेलिवेंट टू द कंटेक्स्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो प्लीज डोंट टेक दोज एज स्टॉक रिकमेंडेशंस। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा या मेरा फैमिली का उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है मैंने बहुत नीचे के भाव पे लेके रखा हुआ हो। सो काइंडली डोंट टेक दैट एज स्टॉक रिकमेंडेशन, या उसको नाम सुन के बाय करें, अपना रिसर्च कर कीजिए। I am not a SEBI registered either a investment advisor or a portfolio manager. तो अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस आपको चाहिए तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट योर ओन एडवाइजर्स। तो ये दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। ये द आइडिया हियर इज ओनली दैट ये जो प्रोसेस कि क्या आप एक्चुअली माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये कोशिश है हमारी आज आशीष से समझने के लिए। आशीष सर, बिफोर वी जंप इनटू द प्रेजेंटेशन, ओके, आई विल लाइक टू टेक फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट यू। आप प्लीज अपने बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके बारे में बताइए। कहाँ से शुरू किया आपने, दिल्ली में क्यों बैठे हो आप, बॉम्बे में क्यों नहीं बैठे हो, ऑल दोस थिंग्स। देखिए वीरेंद्र, मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हुई थी 1993 में। मैं बेसिकली आई एम अ इंजीनियर बाय एजुकेशन, लेकिन 2 साल सॉफ्टवेयर में काम करने के बाद मेरा जो इंटरेस्ट था दैट वाज नेवर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने अपना जो करियर शुरू किया था, आई स्टार्टेड विद अ कंपनी कॉल्ड डीएसपी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो अब डीएसपी मेरिल लिंच है। वाओ, सीरियसली? तो वहां पे मतलब सोचो कि हिमेंद्र कोठारी जी का मैंने पैशन देखा, एंड ही वाज काइंड इनफ टू टेक मी एज अ ट्रेनी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। और वहां जो मुझे सीखने को मिला वो मेरे ख्याल से वो दैट वाज प्रोबेबली द बेसिक्स फॉर मी टू वेयर आई एम टुडे। तो काफी कुछ वहां पे रिसर्च में सीखने को मिला डीएसपी में। उसके बाद मैंने कुछ मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज में काम किया, आईपीओ मैनेजमेंट में था। और 2003 में आई डिसाइडेड टू लीव माय जॉब एंड बिकम अ फुल टाइम इन्वेस्टर। 1993 से लेके 2003 तक आप बॉम्बे में थे सर? नहीं, मैं 95 तक बॉम्बे में था,
उसके बाद मैं दिल्ली में ही था, और एक छोटा सा स्टिंट मेरा चंडीगढ़ में था for about 1 year, but Yeah. most of the time I have been in Delhi only. So Why those did you in leave May, the job? I decided to quit and become a full-time investor. It was a big risk for me उस टाइम पे, because capital बहुत ज़्यादा नहीं थी, but ये था कि थोड़ा सा confidence था कि मैं कर लूँगा. So I think that probably helped me. अगर मैं नौकरी कर रहा होता कहीं पे तो probably इतना focus नहीं होता investing पे. So I think in hindsight it looks like to be a good decision at that point of time. And why only small cap, micro cap investing, sir? आपने हेमेंद्र भाई के साथ काम शुरू किया. आपने तो I'm sure 1993 से लेके बहुत ऐसी कंपनीज देखी हैं जो बहुत बड़ी बन चुकी है, and there were a wide array of companies, sectors जो उस टाइम पे भी थे, और जब आप अकेले इंडिविजुअली चालू किया तब भी थे. बट आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि एक किसी का नेचर होता है ना, नेचर कैरेक्टर होता है कि भैया मुझे रिस्क ज्यादा लेना है. तो इज इट समथिंग इनहेरेंट इन यू, विद इन यू, कि बॉस नहीं मुझे तो मजा आता है यार, मुझे पंगे लेने में मजा आता है, राइट? इफ आई कैन पुट दैट वे. वरिंदर, इट इज नॉट रियली पंगा लेना. इसमें जो है थोड़ा रिसर्च इन्वॉल्व है, और मुझे ये लगता है कि मतलब मेरा शुरू से जो फोकस रहा है दैट वाज टू लुक फॉर कंपनीज एंड बिजनेसेस जो कि इग्नोर्ड हैं. आपको ध्यान होगा 2003 से 2005 के बीच में स्मॉल कैप में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता था. अगर आप सीएनबीसी भी देखो तो आप लोग वो आते थे कि इन्फोसिस के डेली टारगेट्स, एंड दे ओनली यूज्ड टू टॉक अबाउट द बिग स्टॉक्स. तो देयर वाज वन एरिया वेयर देयर वर कंपनीज व्हिच वर रेलेवेंट बिजनेसेस. बड़े बिजनेसेस थे लेकिन छोटी मार्केट कैप पे मिलते थे, और मुझे लगता था कि यहाँ पे आगे जो है यू कैन हैव अ 5 bagger और अ 10 bagger amongst that category of stock, rather than a category which is already discovered and being talked about by everybody, और जो हर म्यूचुअल फंड, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक हो. तो आई थिंक वो जो था ना उस टाइम पे एक सोचो एक एरिया था विच वाज अनडिस्कवर्ड, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मेरे को बड़ी लगती थी, और विच वाज आई वाज प्रूव्ड राइट इन द हाइंडसाइट. तो मतलब आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन. देखो दूसरा क्या है कि आई हैव बीन अ रिस्क टेकर. मैंने हमेशा अपना पैसा मैनेज किया है. पब्लिक का पैसा मुझे डर लगता है मैनेज करते हुए, बिकॉज मुझे पता है जब मैं पब्लिक का पैसा मैनेज करने लग जाऊंगा ना तो मेरा इन्वेस्टिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा. मुझे जो है आई विल बी इन द रैट रेस कि आप जो है ना आपके म्यूचुअल फंड की डेली एनएवी, वीकली एनएवी, मंथली एनएवी मॉनिटर होती है. हमारे स्टॉक कई बार ऐसे होते हैं जो 3 साल तक मूव नहीं करते और चौथे साल 5 times हो जाते हैं. तो वो जो 3 साल जो पेनफुल पीरियड होता है ना उसको काटना हर एक आदमी के टेम्परामेंट में नहीं होता है. सो आई थिंक इट इज मोर टू डू विद रिस्क एपिटाइट और मेरा जो टेम्परामेंट है. और साथ में क्या है कि हमने ये देखा है कि बिजनेसेस, जब आपने स्टॉक लिया एकदम से बिजनेस डिलीवर कर देगा ऐसा नहीं होता. तो बिजनेसेस नीड टाइम टू डिलीवर, तो Yes, उनको yes. आपको टाइम देना पड़ता है. आज आप लॉरेस लैब की जर्नी देखो तो इस साल तो सारे लोग लॉरेस लैब की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जो 7-8 गुना इस साल में बढ़ा है, इट इज नॉट समथिंग विच दे हैव डन इन दिस ईयर. जो पिछले Yes, yes. 5 साल से जो काम कर रहे थे उसके रिजल्ट अभी आने शुरू हो गए हैं. तो अगर किसी ने लॉरेस लैब लिया हो, 5 साल रखा हो, वो जो है 60 रुपए वाला जो है 100 रुपए में बेच जाएगा. तो आपको जो है बिजनेस पे फेथ होना चाहिए और बिजनेस को समझना है, उसको ट्रैक करना है. दैट इज इम्पोर्टेंट इन व्हाइल इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप. और इट्स मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं, ऑनेस्टली मेरे मन में भी और क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. और उसके साथ साथ हम बातचीत करते रहेंगे. आई वांट टू नो कि आपका आप अकेले रिसर्च करते हो, आप आपका टीम है, आप घर से करते हो, बाहर से करते हो, ऑल दोस थिंग्स. बट मैं सारे क्वेश्चंस जब जब बात करेंगे आगे करेंगे. रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. तो अंदर मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ. थैंक यू छोटा सर. सा प्रेजेंटेशन है अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स. तो
ये मैंने डिस्क्लेमर पहले भी दे दिया है कि Yes, sir. these are only for illustration and me and my family may have a vested interest in the stocks. I am not a registered investment advisor. तो अगर कुछ stock specific advice चाहिए तो please consult a Got SEBI it. registered investment advisor. देखिए वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको स्मॉल कैप करना भी है कि नहीं करना। इसमें ना कुछ मेरे हिसाब से कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं स्मॉल कैप करने के लिए बिकॉज द ल्यूर ऑफ अ 10 बैगर इज टू ग्रेट, बट इवेंचुअली क्या होता है कि अगर स्टॉक 30% 40% नीचे चला जाता है तो क्या आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, क्या आप उसमें कन्विक्शन रख सकते हो? तो सबसे पहले इसमें समझने वाली बात ये है कि आप हो क्या। यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू हैव टू नो योर रिस्क एपिटाइट, यू हैव टू नो योर टेम्परामेंट। दूसरा इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है दैट इज पेशेंस टू होल्ड। मतलब मेरे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि कई स्टॉक्स हैं जहां पे एक साइजेबल पोजीशन थी, 5 साल 6 साल तक स्टॉक नहीं मूव किया। अगर मूव किया तो वो एक रेंज में 10 से 20, 20 से दोबारा 10 हो गया कई बार। तो वो कई बार वो चीज फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है। तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो, क्या आप स्टॉक पे ही फोकस करते हो या फिर कंपनी क्या कर रही है उस पर फोकस करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। Got it. तो अंडर परफॉर्मेंस भी आपको देखनी पड़ती है उसमें कई बार। और मार्केट में जब पैनिक आता है ना तो रियल टेस्ट होता है स्मॉल कैप इन्वेस्टर का, बिकॉज उस टाइम ऐसा होता है कि ये स्टॉक बिल्कुल इलिक्विड हो जाते हैं, बिकॉज उस टाइम पे कोई बायर नहीं होते हैं मार्केट में, और छोटी सी सेलिंग जो है दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द स्टॉक प्राइस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। True, true, true. तो ये सारी चीजें मैं मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं पहले, या बताना चाह रहा हूं कि ये सारी चीजें आप एनकाउंटर करोगे इफ यू आर डूइंग स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। बट द Got it. ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अगर इंडेक्स 8% दे रहा है तो मेरा 10% का रिटर्न नहीं चाहिए। मेरा पोर्टफोलियो हो सकता है एक टाइम पे इंडेक्स बराबर हो और मेरा पोर्टफोलियो 20% डाउन हो या 60% अप भी हो सकता है। So there is going to be a huge differential between the index return or the general market return and my portfolio return in this. और एक चीज बताइए मुझे आशीष जी, आपके पास 100 रुपए का एसेट है, एसेट की बात कर रहा हूँ, राइट? टोटल पैसा है 100 रुपए में, आप सारे का सारा जो इक्विटी में पैसा डालते हो, how do you allocate the asset allocation in micro caps? As you said, there are times of underperformance, कई बार स्टॉक भी बिकता नहीं है। तो अगर मुझे पैसा लगाना है, with your lessons of last 10 15 20 years, how much money you advocate, एक नॉर्मल इन्वेस्टर को स्मॉल कैप माइक्रो कैप में लगाना चाहिए? और आप एक्चुअली क्या करते हो? क्या आप थोड़ा पैसा डेट में, एफडीज में, बैंक में या ऐसा कुछ प्रोटेक्ट करके रखते हो कि भैया थोड़ा पैसा तो रखो साइड पे? देखो वीरेंद्र, ये जो आपने सवाल पूछा ना, इट इज समथिंग विच इज स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। से फॉर अ फुल टाइम इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन माइक्रो कैप्स, मेरे हिसाब से एक अमाउंट कंटिंजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आप जो है गलतियां कर बैठोगे। तो एक कंटिंजेंसी फंड होना जरूरी है। और एसेट एलोकेशन की बात करें कि माइक्रो कैप में कितना हो और लार्ज कैप में कितना हो, नहीं नहीं सर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि मेरे पास 100 रुपया है तो मैं कॉन्टिजेंसी फंड कितना रख के रखूँ? आप कितना रखते हो? एंड देन यू इन्वेस्ट व्हिचएवर वे आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में डालना है। आप सोचो कि अगर 3 साल तक आपको कोई स्टॉक बेचना ना पड़े तो और जो घर की ग्रोसरीज के पैसे हैं, बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस है, जो आपके डेली एक्सपेंसेस हैं, इमरजेंसी एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 2 साल 3 साल के पैसे आपके पास अलग रखे होने चाहिए, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्स्ड तो डिपॉजिट और 2 साल 3 साल का एक जो आपका कॉन्टिजेंसी फंड होता है जो आपको घर चलाने के लिए, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट, प्लीज वो एक अमाउंट है वो हमेशा साइड पे होना चाहिए इफ यू वांट टू बी व्हाटएवर माइक्रो कैप स्मॉल कैप इन्वेस्टर। दूसरा सर, आशीष सर, डू यू लेवरेज? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्जिन लेते हो, लेवरेज लेते हो? अगेन बिकॉज ऊपर मार्केट जा रहा हो तो बहुत अच्छा होता है, नीचे जा रहा हो तो इट कैन कट यू वेरी बैडली।
वरिंदर, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसमें। मैं पहले 3-4 साल जो है फ्यूचर ऑप्शन करता था। तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कि मार्केट अच्छी हो या खराब हो, जब मार्केट खराब भी होती थी तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरा ऊपर होता था, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन में मेरे को नुकसान होता था। और मार्केट अच्छी हो तब भी मेरे को नुकसान होता था। सो फ्यू इयर्स बैक मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकर को बोला मेरा वो फ्यूचर ऑप्शन वाला जो सेगमेंट है ना, आप उससे मेरा नाम डिलीट कर दो। तो मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ लीवरेज। ठीक है, पैसा कम मिलेगा, लेकिन यू विल स्लीप पीसफुली। प्रॉब्लम लीवरेज में तब होती है जब आप मार्च 2020 जैसी कोई सिचुएशन एनकाउंटर कर लो, तब आपके जो है ना अच्छे शेयर भी सब बिक जाते हैं बिकॉज ऑफ लीवरेज। नहीं, तो but when you invest in say micro caps or small caps or mid caps, तब मार्जिन फंडिंग पे आप एडवाइस करोगे कि हाँ भी जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है जो ये शो देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, इज इट अ गुड आइडिया? आई डोंट थिंक इट इज अ गुड आइडिया। मैंने थोड़ा सा करके देखा, बट आई रियलाइज अर्ली ऑन दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो मतलब आई स्टे अवे फ्रॉम एफ नो, एंड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेसन सर। सबसे जरूरी है कि अगर आप माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर इज द राइट वर्ड, तो आपको 2 साल 3 साल का कॉन्टिजेंसी फंड साइड पे रखना ही चाहिए, एंड दैट इज द थिंग व्हाट यू हैव टू लुक आउट फॉर। सेकंड इज नो लेवरेज, नो margin funding, nothing, if you are actually, investing in this segment to grow very big in life. वरिंदर, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक को कंटिजेंसी फंड रखना है। सपोज देयर इज अ पर्सन हु इज गेटिंग रेगुलर इनकम फ्रॉम हिज सैलरी, और somebody has got other sources of income। तो मतलब ये सारी चीज जो है ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। 100%। तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपका 2-3 साल का जो भी है कि हम ये नो कि हमें दैट इज प्रोटेक्टेड, वेदर इट इज वाया एनी इनकम, जो भी इनकम आती है आपकी, राइट? यस, यू आर नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन कि हाँ आपका स्टॉक बढ़ेगा तो आगे होगा पैसा बनेगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे मैंने कहा, दिस इज प्रैक्टिस बाय पीपल इन्वेस्टिंग देयर ओन मनी, एंड नॉट बाय मनी मैनेजर्स, जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है डेली, वीकली, मंथली, ईयरली बेसिस पे जहाँ पे बेंचमार्किंग हो रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कोई लोग ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग फ्यूचर ऑप्शन में स्ट्रैडल और बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, कुछ लोग स्टॉक खरीद के ऑप्शन बेचते रहते हैं। तो आई थिंक आपको कुछ साल लग जाएंगे ये समझने के लिए कि कौन सा स्टाइल आपके टेम्परामेंट को सूट करता है। तो आपको उसी स्टाइल को फॉलो करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप माइक्रो कैप इन्वेस्टर ही बनो। आई थिंक देर आर वेरियस वेज ऑफ मेकिंग मनी इन द मार्केट। एंड मुझे 8-10 साल के बाद ये रियलाइजेशन हुई दैट दिस इज समथिंग विच वर्क्स वेल फॉर मी, और मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। तो ये मैंने आपको बता दिया। पेशेंस, फोकस ऑन द कंपनी, रिस्क एपिटाइट होना चाहिए। रिस्क एपिटाइट इन द सेंस दैट देयर मे बी सिनेरियोज वेयर देयर इज अ डाउनफॉल इन द पोर्टफोलियो। तो उस टाइम पे जो है आपका स्टॉक बिकेगा नहीं, एंड दैट मे नॉट बी अ गुड टाइम टू सेल ऑल्सो। दैट मे नॉट बी entirely because of something wrong going on with the company, but हो सकता है मार्केट में ऐसी सिचुएशन आ जाए। ये होना चाहिए। प्लस स्टमक फॉर प्रॉफिट, ये वरिंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि इन अ नॉर्मल स्टॉक हम लोग क्या करते हैं कि 20-25% की रिटर्न आ जाए तो हम लोग बेच देते हैं। यहाँ पे जो है आपको जल्दी नहीं करनी है बेचने की, बिकॉज आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें किसी का ध्यान नहीं है। देखो, मैंने शुरू में ये बहुत मिस्टेक्स करी हैं कि सस्ता लिया और सस्ता बेच दिया, क्योंकि हमें स्टॉक सस्ता मिल गया और हमें लगा कि ये 3 times हो गया है इन अ पीरियड ऑफ 1 year। हमने बेच दिया, और मार्केट वालों को जब 5 times हुआ उसके बाद पसंद आना शुरू हुआ स्टॉक। तो वो बाद में आपने रियलाइज किया कि यार आपने तो छोटा प्रॉफिट लेके बेच दिया और बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया।
सही है। तो अभी जो थोड़ा सा चेंज इन स्ट्रेटेजी जो मेरा आया है वो ये है कि मैं लेता अपने हिसाब से हूँ, बट आई ट्राई टू इवेल्युएट और थिंक बेस्ड अपॉन द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, कि जब ये कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी और स्टॉक इतना हो जाएगा तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। तो वो मेरे लिए जो है ना अच्छा काम किया है, और मतलब दैट गिव्स मी कन्विक्शन टू होल्ड आल्सो। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होना बहुत जरूरी है, और साथ में इन डेप्थ रिसर्च और वैल्यूएशंस की अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज मुझे जो बहुत हेल्प करी है माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में वो है रीडिंग एनुअल रिपोर्ट्स। Lot of people swear by going for these con calls, listening to con calls. I think con calls are very very important, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो कॉन कॉल करती ही नहीं है। तो द मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज एनुअल रिपोर्ट्स, और मुझे कई बहुत अच्छे स्टॉक अर्ली स्टेज पे मिले हैं फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट, जिसमें कि नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा उससे भी इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो क्वालिटेटिव पार्ट है। और ये as I said, there could be 2000 3000 companies जो उस कैटेगरी में मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में फॉल करती हैं। हाउ डू यू फिल्टर कि यार मुझे ये 5 कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है? आप समझे कि एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। आप स्क्रीनर लगाते हो। बाकी जब मैं आज बैठूंगा कि आशीष सर चलो ठीक है कुछ आइडियाज आशीष जी काम कर रहे हैं, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है आपका? वरिंदर, ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जो बात कर रहे हो ना, ये सोचो कि पिछले 25 साल से हम कंपनीज को फिल्टर ही कर रहे हैं। हमें पता है कि जो 5000 कंपनीज में से ना 2000 2500 कंपनीज जो है वो कचरा कंपनीज है, उसको देखना ही नहीं है। ओके। तो उसके बाद जो रह जाती हैं उनमें से जो है एक एलिमिनेशन प्रोसेस होता है कि 10 में से 9 स्टॉक जो है ना आप एलिमिनेट करोगे बिकॉज ऑफ सम रीजन। हो सकता है कंपनी अच्छी हो बट आपको भाव अच्छा ना लग रहा हो, तो आप उसको पढ़ के रख लोगे। कभी आपका भाव, आपकी क्वांटिटी आपके भाव पे मिली तब आप ले सकते हो। बट आई थिंक एनुअल रिपोर्ट पढ़ने से जो है मुझे जो इंसाइट्स मिली हैं एनुअल रिपोर्ट की, वो मतलब दे आर ग्रेट इंसाइट्स। और नहीं, मतलब मैं अभी तक नहीं आशीष जी समझ पाया। वो आपकी बात सही है, एनुअल रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट आज आपको 4 कंपनीज पे नई कंपनीज पे आइडियाज ढूंढने हैं, राइट? कि यार ये अभी देखना चाहिए। तो वो जो 3 4 5 नाम आते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, वो किस तरीके से आते हैं? मतलब आप बीएससी एनएससी वेबसाइट देखते रहते हो, आप रिजल्ट्स देखते रहते हो, आपने कुछ स्क्रीनर्स बना के रखे हैं, आपने कुछ टेम्पलेट्स बना के रखे हैं? वरिंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आई थिंक कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, दैट इज वन। और मुझे लगता है ये पिछले जो 15-20 साल से जो मैं कर रहा हूँ ना, अब इसमें एक नेचुरल फिल्ट्रेशन हो गई है अपने आप। ओके। तो मुझे पता है कि भाई ये कंपनी जो है इट इज नॉट वर्थ इवन स्टडिंग, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो पढ़ के देखें आजकल के क्या हो रहा है कंपनी में। तो ऐसा कोई स्क्रीनर या ऐसा कोई टूल नहीं है मेरे पास जिससे मैं करता हूँ, बट मैं पढ़ता रहता हूँ। अखबार में भी कहीं कोई फाइन प्रिंट आता है तो आई ट्राई एंड डिग मोर डीप इनटू दोस थिंग्स। तो मेरे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि जिससे मैं आइडेंटिफाई कर लूँ कि मेरे को यही कंपनी खरीदनी है, यही कंपनी पढ़नी है। तो दिन में सर क्या 4 5 घंटे पढ़ते हो? हाँ, इतना 4-5 घंटे तो हो जाता है। तो मैं इनसाइट्स की बात कर रहा था। ये मैंने थोड़ा सा फॉर योर व्यूअर्स, मैंने एक छोटा सा जो कई एनुअल रिपोर्ट्स से जो मेरे को इनसाइट्स मिली ना, जैसे एक एनुअल रिपोर्ट में था देयर आर ओनली 3 मेजर प्लेयर्स इन कास्ट वाटर सॉल्युबल फिल्म। ये जो कंपनी थी, ये जब मैंने पढ़ा था 2012-13 की बैलेंस शीट थी, और ये कंपनी अवेलेबल थी 5-6 करोड़ की मार्केट कैप पे। तो एक 5-6 करोड़ की मार्केट कैप, फाइनेंशियल्स में कुछ नहीं दिखता था उसके। बट अगर देखो ये जो है ना, दिस गेव मी एन आइडिया टू डिग डीपर इनटू द कंपनी। तो दिस वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर रिसर्च, एंड इट वाज वर्थ टेकिंग अ रिस्क कि भाई अगर कंपनी पेटेंट रजिस्टर कर रही है, एक नया प्लांट डाल रही है ये सब करने के लिए, तो आगे पीछे जाके जो है इसमें
हो सकता है रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। सिमिलरली एक कंपनी थी 2006-7 में जिन्होंने एक कंपनी को टेक ओवर किया था, एंड अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखते थे द ग्रुप इज अमंग द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स इन एशिया। तो एक कंपनी which is the largest manufacturer of LPG cylinders in Asia, trading at a market cap of 5, 6, 7 crores, इनके सबकी market cap जो थी ना, they were in single digit. तो it was worth, you know, देखो उसमें ना financials अगर आप पी देखोगे तो it was a loss making company, तो आप लोगे नहीं उसको। तो mere financials देख के ना आप इनको ले नहीं पाओगे। ये जो आपको फाइन प्रिंट इन द बैलेंस शीट है वो आपको इसमें दिखेगा। सिमिलरली देयर इज अ कंपनी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में लिखती है सिंस इट्स कमर्शियलाइजेशन इन 1970 दिस टेक्नोलॉजी रिमेन्स अवेलेबल इन ओनली 5 कंट्रीज विद लेस देन 10 कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो आई थिंक यहां से ना आपकी रिसर्च स्टार्ट होती है। बट सर मेरा क्वेश्चन वही रह गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है। जैसे मैं आज बैठा हूँ ऑफिस में, तो मुझे लगता है चलो पढ़ते हैं यार आज, तो एक होता है ना कि किसी से बात की, पता चला चलो इसके बारे में पढ़ के देखो, तो इतने कंपनी से पढ़ने के लिए तो इस एनुअल रिपोर्ट पे कैसे आने का? वरिंदर, ऐसा होता है कि मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया, उसमें कहीं फाइन प्रिंट में कहीं लिखा हुआ हो वाटर सॉल्युबल फिल्म में, मुझे ध्यान नहीं कि मैं कैसे पहुंचा इस कंपनी के ऊपर। तो आई फ्रैंकली डू नॉट नो के, बट आई थिंक मैं आप जैसे मैंने आपको बताया ना, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बोला, जैसे आप टच वुड आई नॉट से इस एज में, बट आप अभी भी 4-5 घंटे पढ़ते दिन में, विच इज अ कमेंडेबल थिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो यस, द प्रोसेस, जनरल जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, वो ये है कि अपने को एक अच्छा बिजनेस चाहिए जहां पोटेंशियल फॉर ग्रोथ हो, मैनेज बाय गुड पीपल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेलेबल एट अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। तो इसमें जो समझने वाली चीज है कि इस बिजनेस के अंदर रिस्क क्या है, मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आगे इसके ऊपर और इलेबोरेट करूंगा। कंपनी ग्रो कर रही है या ग्रोथ पॉसिबल है इन सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पहले दिन से आपको नहीं पता होता कि ये कंपनी मल्टीबैगर बनेगी। पहले दिन जो थॉट होती है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट की होती है। दोनों चीजें हैं इसमें, एक मुझे रिस्क मैनेज करना है और मेरी पोटेंशियल अपसाइड क्या हो सकती है। और सबसे बड़े प्रॉफिट आते हैं कि एक कंपनी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अगली डकलिंग बिकमिंग अ स्वैन, कि एक कंपनी जो मार्केट में विच इज हेटेड बाय एवरीबॉडी एंड सडनली डज समथिंग दैट एवरीबॉडी स्टार्ट्स लविंग दैट कंपनी। तो वो कंपनी जो है ना, वो दे गिव सम ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न्स इन द मार्केट। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं देखता हूँ, स्टॉक्स विच आर मिसप्राइस्ड। मिसप्राइसिंग जो होती है वो कई कारणों से हो सकती है, जो मैं आगे की स्लाइड्स में आपसे शेयर करूंगा। तो होता क्या है कि जब स्टॉक का भाव नीचे होता है तो लोगों को उसमें जो है रिस्क दिखाई देते हैं, नेगेटिव दिखाई देते हैं। तो इसमें द ट्रिक इज टू लुक एट द पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज ऑल्सो। बहुत लोग जो है ना, वो स्टॉक का भाव नीचे होता है तो बात जो करते हैं वो स्टॉक के भाव को जस्टिफाई करने की करते हैं। तो कोई ये नहीं सोचता कि भाई इसमें पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं या प्रोबेबिलिटीज क्या हो सकती हैं। तो आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन somebody who just takes the stock price as it is vis-a-vis who sees the opportunity in the stock price is only this. देखो वीरेंद्र, हम लोग बहुत एनालिस्ट को सुनते हैं टीवी पे भी और भी, विद ऑल मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हु आर एनालिस्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट मैनेजमेंट की जो कैपिटल एलोकेशन है वो एनालिस्ट को पसंद नहीं आती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं कि
टाटाज ने JLR को टेक ओवर किया, तो एनालिस्ट उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, बिकॉज एनालिस्ट फेल्ट के अगले 4 क्वार्टर या अगले 2 साल में नंबर्स ठीक नहीं आएंगे। अब देखिए जो टाटास का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बिजनेस को अगले डिकेड में कैसे शेपअप करना है वो है, जबकि एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर, बिकॉज ही इज मैनेजिंग मनी फॉर अदर्स, उसको जो है बिल्कुल सही है सर, उसको एक स्टॉक चाहिए जो कंसिस्टेंटली चलता रहे। तो यहाँ पे जब स्टॉक नीचे आ जाता है एंड somebody with a 5 year perspective is able to see an opportunity in these kind of stocks, तो ये बहुत सारी कंपनीज में हुआ है जहाँ पे कुछ एक्शन किया कंपनी ने, उस टाइम स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया। फॉर एग्जांपल बालाजी एमीन्स, इन्होंने बालाजी बालाजी होटल होटल So they invested some money in building a hotel, which was the right decision when I consider the facts of the entire case. But market को पसंद नहीं आया, because market said कि वो एक high ROE business को low ROE business से वो कर रहे हैं, substitute कर रहे हैं, तो ROE was coming down, but अगर वो ना करते तो लॉस टू द कंपनी वुड हैव बीन मच मोर। तो भाव ऐसे लेवल पे आ गया था जहां पे कंपनी वाज अवेलेबल एट लेस देन 1.5 to 2 years ऑफ कैश फ्लोज। तो अगर मैं होटल की इन्वेस्टमेंट को मैं राइट ऑफ भी कर देता हूं, तो मेरे को ऐसी कंपनी मिल रही है जहां पे मेरी इन्वेस्टमेंट 2 साल में रिकवर हो रही है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जस्ट बिकॉज एनालिस्ट फील के उसकी कैपिटल एलोकेशन है और नीचे आ जाता है। No, very important point, sir. I think Balaji is a very, very good example. The another I think which comes to my mind is KCP. Because they have also invested in 3-4 businesses, but they are doing very well in cement. But right now, even a lot of analysts are like, yeah, capital allocation, capital allocation, capital allocation. But वो भी मेरे ख्याल में 3-4 cash flow पे कंपनी मिलता है, but the way it is, the way it is. So ऐसा बहुत कंपनीज है अभी भी, I think जो अभी भी perceived capital allocation risk है, but I think the management knows what they are doing for the next 5-10 years. करेक्ट। देखिए दूसरा जो है ना, कई बार कंपनीज में शॉर्ट टर्म नेगेटिव्स होते हैं, या तो सेक्टर जो है वो हेडविंड्स में आ जाता है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी ने केपेक्स कर लिया लेकिन उस कैपेसिटी को यूटिलाइज होने में टाइम लग जाता है। Yes. और इन द मीनवाइल क्या होता है कि आपका बैंक का इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाता है और डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंपनी में आ जाती है। तो अगर आप केपेक्स ना करते तो आपका प्रॉफिट ज्यादा होता, लेकिन केपेक्स करने के बाद आपका बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो वो कई बार जो है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपको उन तरह के स्टॉक्स में मिल जाती हैं। एक रिसेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, अतुल ऑटो ने अभी केपेक्स किया है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड पिकअप नहीं है। अभी भी आप वो जो मंथली सेल्स फिगर देखते हैं, सेल्स आर डाउन बाय बिटवीन 50 to 60% कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये जो है अब अगले 2 या 3 क्वार्टर में हमें भी पता है कि नंबर शायद नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। उसके बाद बहुत बार ये होता है कि जो कंपनी या मैनेजमेंट की जो परसेप्शन होती है या सेक्टर की, वो उसकी वजह से स्टॉक नीचे होता है। और परसेप्शन भी जो है वो बहुत बार होती है इसलिए क्योंकि कंपनी एनालिस्ट से बात नहीं करती है। तो यहाँ पे जो है ना, बैलेंस शीट जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। तो अगर आप बैलेंस शीट पढ़ें, बैलेंस शीट में सब ठीक है और नंबर्स ठीक आ रहे हैं, मतलब आपको बेसिक चीज मिल जाती है। बट लॉट ऑफ पीपल लुक फॉर द कंपनीज टू टॉक टू देम। बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अनलेस दे टॉक टू द कंपनी दे डोंट बाय द स्टॉक। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मतलब मुझे तो मैं कंपनी से बात करके कई बार ज्यादा गलतियां कर देता हूँ। तो सही बोले। You come very, very enthused, you come out very, very gung-ho on the management of the company, right? Correct.
सो सर इसमें कौन सा एग्जांपल होगा परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट सेक्टर? मेरे दिमाग में एक कंपनी आ रही है जो मैंने पढ़ी है, आपके हिसाब से? आप बताइए ना, आप बता दो इसका एग्जांपल। No, I think for me it is Saregama, right now, because two companies in India listed in the music monetization space. Numbers कहीं से भी देख लीजिए, डेट फ्री है, आरओसी 20%, 15 टाइम पे अवेलेबल है, बट वो परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट है, संजीव गोयनका जी का, करेक्ट। that CESC as a group has not done well, they don't are not investor friendly and blah 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 those things. But if I look at the business, if I look at the annual report, I look at the presentation, I look at the opportunity, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर, बिजनेस। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कई बार मार्केट का इंटरेस्ट नहीं होता है, या स्टॉक नीचे पड़ा हुआ है, अननोन कंपनी है, तो यहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं विच वर प्रैक्टिकली अननोन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड विच हैव डन एक्सीडिंगली वेल। एक कंपनी जो दिमाग में आती है वो है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। मतलब Oh आई wow. रिग्रेट, आई मीन द काइंड ऑफ वेल्थ दिस हैज क्रिएटेड फॉर द इन्वेस्टर्स। 100%. 2006 में ये इसका जो मार्केट कैप था जब ये लिस्ट हुई थी एज बिहार ट्यूब्स, it was something like 20 to 30 crores. In 15 years time it has gone to 11,000 crores. Plus tricot. Okay, tricot I think it's almost what 3,000 crore now. या तो यहाँ पे मतलब इन्होंने रैली में सरप्राइज किया है। दे हैव एक्सीडेड ऑल, स्पेशली जब मैं फ्रैंकली आई मेड अ मिस्टेक, मैं मिल के आया था एक बार, तो मुझे नहीं पता था ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी बड़ी कंपनी बन सकती है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल लिया ना, सस्ता लिया सस्ता बेच दिया, तो हमने एपीएल अपोलो में यही किया था। बिहार ट्यूब्स था उस टाइम पे, सस्ता लिया और बहुत सस्ता बेच दिया था। Got it. अच्छा, उसके बाद वीरेंद्र जो अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो हो सकती है जो हाई डेट कंपनीज हैं, जहां पे मार्केट को लगता है द सर्वाइवल इज इन क्वेश्चन। अब इसमें जो है ना बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पे ना यू कैन से गुड बाय टू योर एंटायर कैपिटल ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे कैपिटल जीरो हो गई है। तो इसमें दो तरह की कंपनीज हैं, एक तो जो बैंक से वन टाइम सेटलमेंट कर रही हैं, और दूसरी एनसीएलटी की कंपनीज है। देखिए, जो सर्वाइवल के चांसेस फॉर अ इक्विटी शेयर होल्डर जहां ज्यादा है वो है जो कंपनीज ओटीएस कर रही हैं बैंक्स के साथ। जो एनसीएलटी वाली कंपनीज हैं वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जनरली कुछ नहीं बचता है। अगर आप इलेक्ट्रो स्टील का केस ले लें या उत्तम गलवा का केस ले लें, वहां पे आपका शेयर होल्डर की वैल्यू इलेक्ट्रो स्टील ने शायद 50 पे एक कर दिया था, तो इट इज हार्डली एनीथिंग, ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। सेम विद उत्तम गलवा। वेरएज आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं वो वन टाइम सेटलमेंट वाली कंपनीज में मिल सकती हैं। यहाँ पे जो है दिस इज एन एरिया जहाँ पे आज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक कंपनी है जैसे सीजी पावर का भी ओटीएस हुआ, दैट स्टॉक हैज गॉन अप ऑलरेडी फ्रॉम 7-8 रुपीज टू 45 रुपीज। तो इस तरह के रिटर्न आपको इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं इन कंपनीज which are doing one time settlement. Some names which come to mind are, say, Jain Irrigation is just done one time settlement. Sikal Logistics is talking to banks. तो यहाँ पे रिस्क जरूर है, क्योंकि वहां पे अनसर्टेनिटी है, क्या होगा, क्या वैल्यूएशन रहेगी, इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी ओटीएस केसेस में इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने की ज्यादा है कंपेयर टू द एनसीएलटी केसेस। थोड़ा रिस्की है बट थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में लेना पड़ेगा आपको, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हायर अल्फा। तो इट इज ओनली फॉर रिस्क टेकर्स। एचडीएफसी और इन्फोसिस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये वाला स्ट्रेटेजी नहीं है। सही है। सो वीरेंद्र, बहुत बार मेरे से होता है कि किसी स्टॉक की डिस्कशन होती है तो पूछते हैं कि ट्रिगर क्या है इसके अंदर। I know, I agree. इन मोस्ट केसेस आई एम नॉट एबल टू इसको क्या बोलूं मैं, ट्रिगर क्या है। मैं तो बोलता हूँ कंपनी काम कर रही है और मुझे सस्ती लग रही है और आगे जाके स्केल अप हो सकता है, या अपॉर्चुनिटी साइज ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ना सिर्फ ट्रिगर की वेट करते हैं
मेरे ख्याल से ट्रिगर देखने की जगह बजाय उनको जो है बिजनेस की तरफ फोकस करना चाहिए। पोटेंशियल क्या हो सकता है, क्या अपॉर्चुनिटी साइज है बिजनेस में, और क्या वैल्यूएशन पे वो चीज अवेलेबल है। सही है, बिल्कुल सही है। तो ट्रिगर तो कहीं से भी आ सकते हैं। एक XYZ इन्वेस्टर अगर स्टॉक के अंदर घुस गया तो वो ट्रिगर बन जाता है। मैं एग्री सर, एग्री। तो बहुत सारे केसेस में अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जहाँ पे मर्जर डीमर्जर, आपका कॉरपोरेट एक्शंस हैं जहाँ पे उधर भी आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बार मिल जाती हैं। और जैसे कि सर इसमें कौन जैसे अरविंद मिल्स डीमर्ज हुआ था एक टाइम पे, उसमें हाँ। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस निकला था। हम्म। तो वो सिंस उसका मार्केट कैप बहुत छोटा था और अरविंद मिल्स का उस टाइम पे मार्केट कैप ज्यादा होता था, हम्म। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे ना उनके टिक साइज से कम था हम्म। जो इन्वेस्टमेंट, सो दे वर द सेलर्स ऑन द काउंटर। हम्म। तो वो ऐसे लेवल पे आ गया था, आई थिंक इट केम डाउन टू सम 25-28 रुपीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। I know sir, same happened with Solara. you know स्ट्राइड्स स्ट्राइड्स हुआ था, सुनारा सबको मिला, सबने सुनारा, मेरे ख्याल में एचडीएफसी ने सबने बेचा बेचा बेचा, वो 200 रुपए तक बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे बेचते रहे। करेक्ट। तो वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और कई बार कई जो सेबी या स्टॉक एक्सचेंज के जो कई बार एक्शंस होते हैं वहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आपको तो बहुत प्यार है सर से, एएसएम जीएसएम से। मेरे लिए तो अपॉर्चुनिटी है ये, बिकॉज होता क्या है कि क्या कारण होते हैं, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी के क्यों पीरियोडिक कॉल में है और क्यों एक्स ग्रुप में है और क्यों जेड ग्रुप में है, क्यों पी में है, क्यों बी में है। मतलब मेरे ख्याल से इतने सारे बीएससी ने ग्रुप बनाए हुए हैं कि मेरे को तो कभी पता आती है। है आई एम नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स। तो तो वहां पे बहुत टाइम पे क्या होता है कि जो स्टॉक एएसएम में है जहाँ पे 100% का एडिशनल मार्जिन है, वो बहुत सारे ब्रोकर डिसेबल कर देते हैं आपके टर्मिनल पे ट्रेडिंग के लिए। तो वहां पे बहुत लोग आपके स्टॉक को खरीद नहीं पाते और वहां पे परसेप्शन ऐसी बन जाती है कि कंपनी ठीक नहीं है, हाँ सही बोले। कंपनी में भी डूइंग वेल। तो हम्म। वहां पे आपको जो परसेप्शन की वजह से लोग बेच देते हैं और वहां पे आपको यू गेट स्टॉक्स एट वेरी वेरी लो वैल्यूएशंस। सिमिलरली शेल कंपनीज का एक सर्कुलर आया था, उसमें कंपनीज लाइक SQS BFSI वर categorized as shell companies and the stock fell down from some 800 to some 200-300 rupees। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल गई अगर आपने कंपनी पढ़ के रखी हुई है एंड यू आर कन्विंस्ड दैट दिस इज नॉट द करेक्ट सही कैटेगराइजेशन। सही सही सही। सबसे जरूरी है कि पढ़ के रखी हुई है। वो जरूरी है जी। तो वरिंदर, बहुत लोग ना मेरे से पूछते हैं मैनेजमेंट क्या। सही कहा। तो एक ये रैल्फ वेंकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, गुड मैनेजमेंट टू वॉल स्ट्रीट मींस नथिंग मोर देन अ कंपनी विद 3 consecutive quarters of rising earnings, मेक इट 4 quarters and you have a great management। अगर अपने आप करियर में भी या जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी देखो, दिस इज एक्चुअली ट्रू। जब तक कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही होती तो जो है नोबडी इज इंटरेस्टेड इन द कंपनी एंड दे ब्लेम इट ऑन द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट इज नॉट एग्रेसिव एंड ऑल दोस थिंग्स। बट एक बार परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है तो दैट बिकम्स अ हॉट शॉट सही सही सही। तो मैनेजमेंट क्वालिटी लोग कहते हैं कैसे आप जज करते हो। मैंने जो मैनेजमेंट क्वालिटी जज की है वो मैंने जो पास कंडक्ट ऑफ द मैनेजमेंट है हम्म। मैंने उसके बेसिस पे करी है। आई हम्म। एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि सब जगह पे ठीक रहा हूं मैं। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग इन द जजमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। बट मुझे लगता है कि इन मोस्ट केसेस इट इज परसेप्शन ड्रिवन which could be wrong। तो आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक बियॉन्ड परसेप्शन इज कि कितनी इक्विटी डाइल्यूशन कर रहा है वो।
सो दैट इज वन. दूसरा जो एक्सपेंशन हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, वेदर दे आर डूइंग इट फ्रॉम इंटरनल कैश फ्लो, डेट कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस ब्लॉक बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है कि नहीं. तो बहुत बार ऐसे होता है कि ग्रॉस ब्लॉक बढ़ता है, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क नहीं आता. यहाँ पे यू गेट अ सिग्नल दैट समथिंग इज अमिस. उसके बाद स्किन इन द गेम है कि नहीं, कि हाई स्टेक कंपनी में है कि नहीं. मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इन्फोसिस में जो है कंपनीज प्रमोटर का स्टेक बहुत कम है, बट इट हैज डन एक्सट्रीमली वेल. I think in small caps, it is the other way around. I think here, I think one has to look for companies where the promoter holdings is high. देखिए जो wealth create करेगा वो generally minority shareholders के नहीं करते हैं. वो अपने से करेगा. You as manager, वो जैसे कहते हैं ना, बहती गंगा में आप हाथ धोओगे. सही बोले. वो रहता है स्मॉल कैप कंपनीज में. सो डोंट एक्सपेक्ट के 15% 20% होल्डिंग करके वो आपके लिए वैल्यू बड़ी क्रिएट करेगा. सो यू नो दीज मैनेजमेंट्स आर देयर. आई एम नॉट सेइंग एवरी मैनेजमेंट इज लाइक दैट, बट इन मोस्ट केसेस यू नो it is better to buy a company where the promoter stake is high than a company where the promoter stake is only 30, 35, 40%. Even though exceptions are there, it is not a rule. There may be exceptions to this rule. Dividend दे रहा है, buyback कर रहा है, creeping acquisition कर रहा है कि नहीं, all those things. देखो अब वीरेंद्र, रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क जो है ना, जो मैंने आपको बताया, वो है लिक्विडिटी रिस्क. बिल्कुल. लिक्विडिटी रिस्क अगर ऐसा टाइम आता है स्मॉल कैप्स की जर्नी में जब अभी मतलब आप सोचिए पिछले 2 साल की हम बात कर लें, जनवरी 2018 से जनवरी 2020 तक there was no interest in small caps. Even though index अगर आप जनवरी 2020 का देखो, it had almost crossed its previous high, जनवरी 2020 वाला. But small cap index was down roughly 30 to 35% from its previous high. तो जो स्मॉल कैप थे, इवन दो इंडेक्स तो आपका बराबर आ गया, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी 30-35% डाउन थे आपके. तो वहां पे जब किसी का इंटरेस्ट नहीं आता और कभी मार्केट में मंदी आ जाती है, तो आपके स्मॉल कैप बिकेंगे नहीं. तो वो लिक्विडिटी का रिस्क है. जैसे हमने बात करी ना, एक कंटिजेंसी फंड बना के रखिए कि अगर 6 महीने 1 साल में पैसा नहीं चाहिए तो वो उसको आप लिक्विड में डालिए. आप ये स्मॉल कैप वगैरह के चक्कर में मत पड़िए. नहीं, मेरे पास बहुत क्वेश्चन है सर इसके लिए. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन टू गेट ओवर. तो मेरे दिमाग में 4-5 क्वेश्चंस आ रहे हैं व्हिच आई विल टेक आफ्टर द प्रेजेंटेशन. ओके. तो इसमें मैनेजमेंट जो है अनट्राइड अनटेस्टेड होती है. जो एक बिजनेस रिस्क होता है, डिसरप्शन या टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस हो जाती है. दीज आर स्मॉल कंपनीज. तो हो सकता है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज ना हो टू यू नो मैच अप विद द ग्रोइंग द चेंजिंग ट्रेंड एंड ऑल. तो वो रिस्क है. उसके बाद एक जो बड़ा रिस्क है कि बहुत सारी कंपनीज हमने देखी हैं माइक्रो कैप स्पेस में स्पेशली, which get listed or the trading gets suspended because of non-compliance. So risk हमेशा रहेगा. So these are some of the risks. और आई थिंक इसकी बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी कि वैल्यूएशन पे फोकस करो, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो. आई थिंक वी आर लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड एरा. आज आपके व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप पे 500-500 मैसेज दिन में आ जाते हैं. आप कितना पढ़ो कितना ना पढ़ो. तो आई थिंक रादर देन, आई थिंक आपके पास अपने लिए वो कहते हैं ना आत्मचिंतन के लिए कि भाई कंपनी क्या कर सकती है, उसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है. सही है. तो और इवेंचुअली आपको एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऐसा फॉलो करो जो कि आपके टेम्परामेंट, आपके डीएनए के साथ जाता हो. ना कि आपके पड़ोसी ने स्मॉल कैप में पैसे बना लिए तो आपने बोला चलो मैं भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट देता हूँ. बिकॉज इसमें पिटफॉल्स बहुत है. It's a high risk kind of a strategy and it requires a different kind of a
टेम्पर। नहीं, तो सर आई स्टार्ट माय क्वेश्चन, आई हैव मेनी क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आए हैं। पहले तो आशीष जी, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होते हैं नॉर्मली? देखो वीरेंद्र, नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द पोर्टफोलियो इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, आपको ना टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया है कि आपका नॉर्मली आप 50 100 कितने रखते हो, और आपका ट्रैकिंग लिस्ट कितना बड़ा होता है? मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ इसका। हाँ, देखो, फॉर अ स्मॉल कैप इन्वेस्टर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का क्या टूल है, मुझे बताइए। वही मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे सब समझ गया, मुझे रिस्क बोलना कि आप रिस्क कैसे असेस करते हो उसका। मैंने अगर 10-15 लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं अगर ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद लूं अपना रिस्क को मैनेज करने के लिए, या मैं थोड़ा फ्यूचर बेच दूं, वो तो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं स्मॉल कैप में वो नहीं कर सकता। अभी नहीं कर सकते। में अगर मैंने ये किया होता, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जनवरी 2020 में जो इंडेक्स है वो 2018 को क्रॉस कर गया, लेकिन स्मॉल कैप आपके 35% डाउन थे। तो मैंने अगर पुट ऑप्शन खरीदी होती या इंडेक्स बेच दिया होता, तो मैं दोनों तरफ से गया होता, दोनों तरफ से मुझे नुकसान होता, मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन होता और पुट ऑप्शन का भी मेरे को नुकसान हो गया होता। तो फॉर अ माइक्रो कैप इन्वेस्टर द ओनली रिस्क मैनेजमेंट टूल इज डाइवर्सिफिकेशन। वो मैं समझा, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप नॉर्मली एक तो कितना स्टॉक्स रखते हो पोर्टफोलियो में, दूसरा कि आप कोई सेक्टर एलोकेशन जो होता है आपके पोर्टफोलियो में उसको कोई वेटेज देते हो कि भैया मुझे, अगर मैं सेक्टर में पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे 20% 25% से ऊपर एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना, या फिर एक स्टॉक में भी आपका कुछ लिमिट होता है कि मुझे इतना परसेंटेज माइक्रो कैप में भी इतना एलोकेशन नहीं रखना। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, जो रिटेल इन्वेस्टर देख रहा है, कि उसके लिए ये एलोकेशन पार्ट जो है ना सर, ये बहुत जरूरी होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है, लोग आपका नाम देख के या किसी और का नाम देख के अपना 100 रुपया पूरा पूरा एक कंपनी में लगा देंगे या 50 रुपये लगा देंगे। आपका कोई है इंटरनल मेथड जो आप लगाते हो? देखो, मैं एक एक करके आता हूँ। पहले तो आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करी। मेरे ख्याल से आदमी को उतने स्टॉक रखने चाहिए। देखिए, टेक्स्ट बुक में आपको पढ़ाया है कि आपको यू शुड स्टडी योर स्टॉक वेल, आपको 20-25 से ज्यादा स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर मैं वो स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगा ना, तो आई विल एंड अप हैविंग ऑल द नोन नेम्स एंड ऑल द स्टॉक्स जो आपके हर फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में है, वो मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। बिकॉज मैं इतना बड़ा रिस्क एलोकेशन का स्टॉक में नहीं ले सकता। तो सही है, मेरे लिए जो नेचुरल चीज है ना, वो डाइवर्सिफिकेशन है। सही है। मतलब 1 से 2% की एलोकेशन फॉर मी इज गुड इनफ इन वन स्टॉक। मैं 5 से 10% की एलोकेशन स्टॉक में नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज दीज आर वेरी हाई रिस्क स्ट्रेटेजी। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि मेरा स्टॉक जीरो भी हो सकता है। 1 या 2% से ज्यादा एलोकेट नहीं करते किसी स्टॉक में? देखिए, अगर कोई एक्सेप्शनल केस हुआ तो एलोकेशन ज्यादा भी हो जाती है। व्हाट इज मैक्सिमम? मैक्सिमम कैन बी 2 और 3%। ये हो दिस इज सकता वेरी है इंपॉर्टेंट। तो 3% आप, किया आपका हो जितनी तो कॉन्फिडेंस है, यू डोंट गो मोर देन 3%, राइट? आई ट्राई टू डाइवर्सिफाई माय पोर्टफोलियो। और नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है ना, अगर मैं ट्रैक कर सकता हूँ 50 स्टॉक या 100 स्टॉक, तो मुझे 50 स्टॉक या 100 स्टॉक रखने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मेरे को 100%। रोज रोज की ट्रैकिंग नहीं करनी है मुझे। हाँ। तो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है वो सबके पोर्टफोलियो में होने चाहिए कि नहीं, वो उसका आंसर ये है कि आप जितने स्टॉक ट्रैक कर सकें कंफर्टेबली, आप उतने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखें। नहीं नहीं सर, बट एक चीज बहुत जरूरी है कि आप बोल रहे हो जैसे 3% से ज्यादा वैल्यूएशन नहीं रखते हो किसी स्टॉक में, तो अगर कोई माइक्रो कैप में अगर किसी को बहुत कुछ अच्छा लगता भी है, तो ये तो चलो आशीष सर का इंडिविजुअल एलोकेशन लर्निंग है इनका, तो किसी और को भी एलोकेशन इतना बड़ा नहीं करना चाहिए माइक्रो कैप में, जहाँ पे आपको रोज रोज उसका टिक बाय टिक भाव ट्रैक करना पड़े, राइट? वरिंदर, इसमें मैं आपको बताता हूँ हाई एलोकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। अगर स्टॉक मान लीजिए 3 साल नहीं चलता है हाँ, और आपका बड़ा पैसा लगा हुआ है, तो होगा क्या कि स्टॉक थोड़ा सा बढ़ेगा और आप बेच जाओगे उसको, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। ये जो है ना, ये दिस इज डिफरेंट फ्रॉम होल्डिंग एच डी एफ सी, जहां पे आपको पता है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा थोड़ा
गेन आता रहेगा और वो चलता रहेगा। जहाँ एग्री पे एग्री। ना हो सकता है 3 साल आपको कोई प्रॉफिट ना दिखे उस स्टॉक के अंदर, और अगर आपका 10% पैसा उस स्टॉक में लगा हुआ है ना, तो आप बोलोगे कि यार कहीं और लगाया होता तो ज्यादा रिटर्न आ गई होती। सर आपको स्टॉप लॉस रखते हो? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि जैसे आपने सपोज करो 50 कंपनी में पैसा डाल दिया, कुछ स्टॉक्स नहीं चले, कुछ स्टॉक्स 20 25 50% नीचे है, आपका एलोकेशन कम है तो चलो ठीक है, बट इज देयर अ स्टॉप लॉस थिंग व्हेन यू इन्वेस्ट इन माइक्रो कैप्स और नॉट एट ऑल? वीरेंद्र, मेरे लिए ना प्राइस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का ठीक काम चल रहा है कि नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है, आर दीज टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, या कितनी देर तक चल सकती है प्रॉब्लम। अगर मैंने स्टॉप लॉस रखा होता तो मेरा मार्च 2020 में सारा पोर्टफोलियो बिक गया होता। तो सॉरी आशीष जी, दो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल जो भाव नीचे गिरा बट धंधा अच्छा चल रहा था, जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इट बाउंस बैक, एंड सेकंड इज जहां पे भाव नीचे गिरा बट the company was not doing or delivering the way you wanted them to deliver in terms of numbers, and then what did you do? I'm saying कि आपका एग्जिट पॉलिसी क्या होता है? फिर आप तुरंत उसको भेज देते हो? नहीं, आप मैं समझा नहीं। एक आपने बताया कि एक कंपनी जो अच्छा कर रही है और भाव नीचे गिर गया। And then it bounced back, the business bounced back and the stock bounced back। मतलब कोई भी नंबर, कोई भी कंपनी ले लीजिए जो 50 60 70% गिर गया, बट आप उसपे फिर भी बैठे रहे, फिर भी ऐड करते रहे, ऐड करते रहे, ऐड करते रहे। एंड दूसरा कंपनी जहाँ पे स्टॉक नीचे गिरा बट उन्होंने डिलीवर नहीं किया, एंड देन हाउ यू एग्जिट? मतलब आप उसको 1 साल देंगे, आप उसको 2 साल देंगे चेक करने के लिए कि चलो भैया लेट मी सी, नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स आने वाले हैं। वरिंदर, अगर देखो, मुझे पता है कि मार्च अप्रैल में जो हमने मार्केट देखी थी, उसमें देवर हार्डली एनी बायर्स इन द मार्केट। सही। तो स्टॉक में अगर बहुत सारे स्टॉक आई थिंक 50 60 70% गिर गए थे, मेनली बिकॉज ऑफ लीवरेज, लोन अगेंस्ट शेयर वालों की जो सेलिंग थी उसकी वजह से। इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस। कंपनी में कोई चेंज नहीं आया था। कई कई एग्जांपल है इसके। जेबीएम ऑटो देख लीजिए, वो 300 रुपए से 100 रुपए आ गया था। धामपुर शुगर, देन सयाद्री इंडस्ट्रीज 50 रुपए आ गया था, वो 150 200 रुपए चलता था। तो ऑल दीज कंपनीज वर डूइंग वेल, but because of circumstances or reasons which were beyond कंपनी स्पेसिफिक, वो स्टॉक्स डाउन आ गए थे। तो ऐसा होता है मार्केट के अंदर। तो वहां पे आपको कन्विक्शन रखना पड़ता है अपने स्टॉक आइडिया के। तो दूसरा एग्जांपल लीजिए जहाँ पे आपको लगा कि यार ये कंपनी अच्छा करेगा करेगा, आपने पोजीशन ले लिया, 1% 2% 3% ले लिया, बट द बिजनेस डिड डू वेल एंड इट वाज अ मिस्टेक, और इट वाज अ रॉन्ग कॉल। देन आप क्या करते हो? आप स्टॉप लॉस लगाते हो कि आप बोलते हो कि चलो अभी छोड़ दो यार, इतना पैसा गया तो गया? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं अपने फेलियर की बात करता हूँ कि जो स्टॉक नहीं चले हैं। डेक्कन गोल्ड है एक स्टॉक। हालांकि मैं ट्रेड कर चुका हूँ 3 4 बार, बट आज का भी भाव देखें तो इट हैज नॉट डिलीवर्ड। तो अभी जो है डिलीवर, मतलब इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। इसमें क्या है कि इट इज इन अ बिजनेस जहां पे बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, और पिछले 15 साल से इसको अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। तो कहीं पे वो स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, कहीं एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का चाहिए, कहीं सेंट्रल सेंटर का चाहिए। तो वो अभी तक जो है, उनको जो ब्लॉक्स एलोकेट हुए थे 2001 में, आज तक उस पे वो एक एक ग्राम गोल्ड भी नहीं निकाल पाया है। बट अगर आप देखो, मैंने स्टॉक बेचा नहीं है फ्रैंकली। आई वही एम पूछने वाला था। holding on to the stock because my allocation is very small. I am not worried कि ठीक है पड़ा रहेगा। कंपनी के पास आज भी जो एसेट है वो ये है कि इट हैज गॉट सम ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स एज फार एज द माइनिंग ऑफ गोल्ड इज कंसर्न। कभी कुछ होता है। द पॉइंट इज बिकॉज आपका एलोकेशन कम है, 2% 1% जो भी एलोकेशन है, इसलिए यू नॉट वरीड, राइट? इवन इफ द कंपनी परफॉर्म्स और नॉट, सो यू डोंट कीप अ स्टॉप लॉस, यू नॉट वरीड कि स्टॉक गिर जाए। आई जनरली डोंट कीप अ स्टॉप लॉस, बट आपको डेक्कन गोल्ड में भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जहां पे 15 के बाद एक बार 70 80 रुपए हो गया है। तो आई ट्राइड सेल अ पार्ट ऑफ माई होल्डिंग्स।
तो अभी नीचे भी पड़ा है, होल्डिंग पड़ी है, तो कोई ऐसा गम नहीं है कि भाई पड़ा हुआ है। सर मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि सॉरी आई विल बी वेरी फ्रैंक इन दिस क्वेश्चन कि आपका एज क्या है? आप जैसे बोले कि यार मैं प्रमोटर से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं अपना एनुअल रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ। आपको कहीं दिखा कि चलो ठीक है यार ये अच्छा हो जाए, इसमें बिजनेस में पोटेंशियल है तो वो अच्छी चीज है, हो जाएगा। अब आपकी कंपनी की कोई रिसर्च रिपोर्ट कुछ देता नहीं है, टीवी पे कुछ ज्यादा बात नहीं करता है, चार लोग अगर टीवी पे या ट्विटर पे बोलते नहीं है, तो यू नो a lot of things are dependent on whether the management delivers or not, right? Delivers मतलब कि छोटा प्रमोटर समझदार ज्यादा बन जाएगा नहीं बन जाएगा। So you're totally dependent on the promoter's intention of doing good business. देखो वीरेंद्र भाई, मेरा एज की बात देखो, आई एम अ लर्नर इन द मार्केट। हाँ, मैं आज भी बहुत सारी मिस्टेक्स करता हूँ, बट आई एम ओके मेकिंग दोज मिस्टेक्स, बिकॉज मुझे पता है कि जो चीज मैं, आई एम लुकिंग फॉर अ हायर अल्फा, और जब मैं ये करूंगा तो यू आर बाउंड टू मेक सम मिस्टेक। As long as the mistakes are not that will blow up your portfolio, I am okay doing those kind of mistakes. And as long as my portfolio outperforms broader market by a huge margin, I am pretty okay. मुझे जो देखना है, मुझे स्टॉक वो लेना है जो अनलव्ड हो, अंडर ओन्ड हो, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ना हो, छोटा कंपनी हो, बट जहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज बड़ा हो, मैनेजमेंट का विजन बड़ा हो। और ये विजन जानने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे मैनेजमेंट से मिलना पड़े। आपको correct. एनुअल रिपोर्ट में या जो मैनेजमेंट के इंटरव्यूज कहीं पे आते हैं, किसी रीजनल मैगजीन में ही शायद आए हों, तो वहां से भी आपको काफी हिंट मिल जाएंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो वेल नोन मैनेजमेंट्स हैं, जिसका सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, जो हर वीक में कॉन कॉल करती है, कि देयर इज नो गारंटी कि आप उसमें पैसा बना लोगे। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग रॉन्ग इज देयर इन बोथ द केसेस। आई एम नॉट सेइंग कि वो माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में गलत नहीं हो सकते, इसका And of course, of course. But sir, आपने आपने ये presentation में you never mentioned about ROCE, cash flow to beta, ये कुछ जिक्र नहीं किया। People love to take positions in consistent compounders. So when you invest, for you ROC ROEs kind of parameters आपने discuss नहीं किया presentation में, I don't know, intentionally or you just skipped it? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल पूछा वीरेंद्र आपने। देखो क्या होता है, हम जब बिजनेस स्कूल में जाते हैं ना, तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि यू शुड इन्वेस्ट इन कंपनीज विद गुड गुड आरओई, गुड आरओसी, इंक्रीमेंटल कैपिटल वहां लगाएं जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है दैट शुड बी मोर देन योर बोरोइंग रेट एंड ऑल दोज थिंग्स। देखो मेरे हिसाब से आरओई आरओसी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेशियोज, बट दे आर द आउटकम्स, दे आर नॉट द प्रोसेस। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एक कंपनी है आयन एक्सचेंज। इसका अगर आप 2013 या 14 का अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे, आरओई कैलकुलेट करोगे, तो आरओई वाज इन द रेंज ऑफ सम 11 12 13 14%, दो दैट काइंड ऑफ अ रेंज। तो हो सकता है 12 हो या 14 हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट द स्टॉक वाज अवेलेबल इन डबल डिजिट, 100 रुपए के नीचे स्टॉक मिलता था। आज उसकी आरओई 30-35% की हो गई है, और स्टॉक इज अवेल नाउ एट 1100-1200 रुपीज। तो आपने ये नहीं देखना, देखिए आरओई जब बढ़ जाती है वो तो सबकी नजर में आ जाती है। आपने वो देखना है कि कंपनी ऐसा प्रोसेस कर रही है विच में लीड टू आरओई। बेसिकली क्या है वीरेंद्र, न्यूमरेटर इज प्रॉफिट, जहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। और मेरे हिसाब से ना लाइफ को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, आपने सिंपल सोचना है। इसके अंदर आपने ये देखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपना बिजनेस स्केल अप कर सकती है, जहां प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ये रेशियो सारी आ जाएंगी उसमें बाद में। तो जब ये रेशियोज नहीं है सब इसमें, और जो कंपनी काम ठीक कर रही है, तब स्टॉक लेने का है। उसके बाद तो वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर बन जाते हैं। सर आपने आईपीओ के बारे में बात ही नहीं किया। आई डोंट नो वेदर यू इन्वेस्ट और नॉट, बट
The IPO market is a crazy market in the last at least 6 months, 1 year. What is your thought on that? Virender, I stay away from IPOs because अगर आप इनकी valuation देखो to the already existing listed companies, I think most of these IPOs are coming at crazy valuations. आप तो मर्चेंट बैंकर भी रह चुके हो सर। उसमें बहुत मजा आता है कि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न मिलता है, लिस्टिंग गेन मिलते हैं, बढ़ता है। लेकिन अगर आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, तो 3 साल के बाद देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो जो आईपीओ है ना, आपको एक बार तो बहुत ऊपर हो जाएगा, फिर वो आपको आईपीओ प्राइस से सिग्निफिकेंटली लोअर प्राइस पे मिलेगा। बिकॉज आईपीओ जब आता है ना, आप प्रोसेस देखो, बहुत हाइप क्रिएट होती है उसमें, हर चैनल पे हर जगह पे मैनेजमेंट के इंटरव्यू आते हैं और सब चीज होती है उसमें। मर्चेंट बैंकर का इंटरेस्ट होता है, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होता है कि हाईएस्ट वैल्यूएशन मिले। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर के लिए ना टेबल पे बहुत कम छोड़ा जाता है, और एनफ नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं जहां पे बहुत हाइप थी एक टाइम पे, और आज जो कंपनीज हैं दे आर डाउन इन द डम्प्स। चाहे आप मनपसंद बेवरेजेस ले लीजिए, खादिम इंडिया ले लीजिए, यूएफओ मूवीज ले लीजिए, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जहाँ पे there was a lot of hype when the IPO came and after the listing, but after 3 years, I think I think there is better value available in the secondary market than probably in the IPO. So I, with due respect to all those who invest, I stay away from IPOs. सर ये 2017 से 20 का जो बात किया आपने कि लार्ज कैप्स परफॉर्म कर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और नॉर्मली क्या होता है कि हम जैसे इन्वेस्टर्स हुए जो अभी सीख रहे हैं, दे चेंज देयर इन्वेस्टमेंट स्टाइल। आप में कभी अर्ज होता है कि यार मेरा 2 साल 3 साल उतना पैसा नहीं बना जितना दूसरों का पैसा बन गया, सो लेट मी चेंज माय इन्वेस्टमेंट स्टाइल, लेट मी जंप इनटू मिड कैप लार्ज कैप, अभी मैं थोड़ा टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले कर लेता हूँ, फिर बाद में जब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आएगा तो मैं स्मॉल कैप पे आ जाऊंगा। वरिंदर देखो, मार्केट में ना आपको ऐसे फेजेस मिलेंगे जहां पे द आउट परफॉर्मर ऑफ यस्टरडे में कंसोलिडेट फॉर अ फ्यू इयर्स। मतलब ऐसे टाइम भी मिलेंगे आपको जब इन्फोसिस ने 5 साल तक कोई रिटर्न नहीं दी, या हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 3 4 5 साल तक नहीं चला, 10 10 साल तक। 10 10 साल। तो आई थिंक दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू, यू कांट बी अ मंकी जंपिंग फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी को फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी निम्बल फुटेड, यू हैव टू लुक एट द चेंजिंग सिनेरियो एंड चेंज द सिलेक्शन ऑफ कंपनीज और चॉइस ऑफ कंपनी, वो सब करना चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज मेरा स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरी कंपनी परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। कंपनी परफॉर्म कर रही है तो स्टॉक की जो 3 साल की अंडर परफॉर्मेंस है वो 1 साल में दूर हो सकती है। तो मैंने कभी बहुत ज्यादा इस पे दिमाग लगाया नहीं है, और आई एम ओके विद अंडर परफॉर्मेंस। सो मतलब टू आंसर योर क्वेश्चन, आई डोंट, there are very few small cap, micro cap investors I know who have consistently done what you are doing, and focused manner, uh, on micro cap, small cap space for last, I think now been uh, almost 20 years, right? Almost 20 years से आप कर रहे हो। What keeps you going? एक होता है ना कि यार जब पैसा आईपीओ में बन रहा है तो क्यों ना बनाओ, जब लार्ज कैप में पैसा बन रहा है या ना बनाओ, एफ एंड ओ में बन रहा है पैसा, तेजी हो रही है उसमें क्यों ना बनाओ। तो हाउ डू यू नो contain yourself in saying कि बॉस नहीं, आई एम वेरी हैप्पी इन दिस माय एनवायरनमेंट ऑफ माइक्रो कैप, स्मॉल कैप। वरिंदर बस वो आई थिंक वो, अब मैं क्या इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं आपको इसका, बट आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज इनग्रेन्ड विद इन, goes with my personality or investing style. नहीं आशीष जी, मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। आई एम वेरी हैप्पी कि अगर किसी को एक्चुअली समझना हो कि आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में पैसा कैसे डालना चाहिए, सो दिस इज अ मस्ट मस्ट वॉच इंटरव्यू। बिफोर आई क्लोज दिस सर, मैं एक छोटा सा रैपिड फायर करना चाहूंगा आपके साथ। छोटी छोटी चीजें हैं, आप जितना जल्दी पहुंचोगे उतना और मजा आएगा।
क्या क्या रैपिड फायर? एक रैपिड फायर सेशन कर लेते हैं छोटा सा। ओके। मुझे थोड़ा It's सा not a, टाइम दे देना आंसर करने के लिए। ऐसा नहीं सर, कमाल की बात करते हैं। अभी अभी थोड़ा सा मुझे भी मजे लेने दीजिए। If not stock market investor, what would Ashish could be? Narinder, I can't think of anything beyond stock market. ऐसा But मत बोलिए। हाँ, हो सकता है कि मैं I would have been happy with my earlier job of अगर मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं होता तो हो सकता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता कहीं पे, probably working somewhere in India or in US. Got it. So best management you have liked in the micro cap space since you started investing? जिसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा आपको लगा अरे वाह, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। देखो, एक तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे ये ऐसा हुआ है। दो और सर, एक या दो कंपनीज बोलो बस। जैसे एक एपीएल अपोलो ट्यूब्स का मैंने अभी आपको जिक्र किया, तो देयर ट्रांसफॉर्मेशन और देयर स्केल अप हैज बीन मच बियॉन्ड माय। संजय जी है ना, संजय जी। हाँ। सो ही इज डन एक्सट्रीमली वेल एंड क्या उन्होंने वैल्यू क्रिएट की है सबके लिए। उसके अलावा और जो कंपनीज इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, प्रोबेबली नेटको फार्मा। एक टाइम था जब मार्केट ने इन्हें राइट ऑफ कर दिया था, and the way they have grown after that, and to some extent Balaji Amines also, because बहुत प्रॉब्लम में थे। एक बार स्टॉक आ गया था 35 रुपए, एक्सपेंशन पूरी हो नहीं रही थी, मार्केट ने सब उनको गलत सर्टिफिकेट दे दिए थे कि मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है और कैपिटल एलोकेशन भी ठीक नहीं है, because they were going through a difficult time. So I think they have also proved everybody wrong. And Which was your biggest fluke investment sir till date? मतलब कि आपने पैसा लगाया बट आपने सोचा चलिए थोड़ा बहुत हो जाए, बट इट जस्ट went into something very big. which one? Biggest what investment? फ्लूक मतलब होता है ना, तुक्के से पैसा बन गया बहुत बड़ा। देखो, तुक्के वाली जो बात है ना, ऐसा होता है कि कई कंपनीज में ना आपने सोचा नहीं होता कि इतनी बड़ी हो जाएंगी। एग्जैक्टली। मतलब वो मैं फ्लूक नहीं बोलूंगा, उसमें ये बोलूंगा कि कुछ छोटा सा रैशनल लेके आपने रिस्क मिनिमाइज किया होता है। लेकिन जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा, जो मैंने आपको वो बैलेंस शीट का भी एक्सट्रैक्ट दिया था, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। जब ये लिस्ट हुआ था तो 50 पैसे का स्टॉक था, देवर्सा गैस कैम नाम था इसका। तो ये नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में वो 50 पैसे वाला जो था, एक बार तो 32-33 रुपए हो गया था in a matter of 2 to 3 years. But unfortunately I could not sell at that price. I eventually sold at 14-15 rupees. तो लेकिन फिर भी जो है वो 25-30 गुना 2 साल 3 साल में पैसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब वो तुक्का था मेरे ख्याल से। वो ले लिया था कि अगर चल गया ठीक है, नहीं तो 50 पैसे जाएंगे। बिगेस्ट मिस्टेक सर आज तक जो आपको लगा यार ये कंपनी में पैसा क्या वो अलग चीज है, बट इस कंपनी से मैं बहुत बड़ी चीज सीखा हूँ, कुछ ऐसा कुछ सीखा हूं जो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है, क्योंकि वो कैसे हुआ और कौन सा कंपनी था। देखो वीरेंद्र, जो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है ना, वो मेरी लाइफ की ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, सस्ता खरीदा सस्ता बेचा। कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बॉटम प्राइस पे खरीदे हैं लेकिन 3-4 टाइम्स होने के बाद बेच दिए हैं, ये सोच के कि भाई आई एम वेरी हैप्पी कि बैंक का रिटर्न मान लो 8-10% है तो मेरे को 4 गुना पैसा हो गया, तो मैंने बहुत बढ़िया कर लिया। लेकिन हमने उन्हीं स्टॉक्स को उसके बाद 40-50 टाइम्स जाते हुए देखा है। अवंती फीड फॉर वन, ठीक है, वो भी 25 से लेकर 100 रुपए के बीच में खरीदा और 300 से 400 के बीच में बेच दी। वो रिग्रेट होता है कई बार, बट आई थिंक दिस इज लाइफ। और इसमें जो है ना, हर स्टॉक में आप छक्का नहीं मार सकते हो। तो एपीएल अपोलो हो गया, अवंती फीड हो गया, तो थोड़ा सा जो चेंज आया है वो ये है कि अब आपको जो है ना सेग्रीगेट करना है कि कौन सा स्टॉक जो है आई एम बाइंग फॉर से 50, 100, 200% रिटर्न, और कौन सा मैं 10 गुना के लिए खरीद रहा हूँ। ये लर्निंग है बेसिकली मेरी। जैसे दमानी सर, रमेश दमानी जी बोलते हैं, लोडिंग द ट्रक व्हेन यू नो कि हाँ, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द बिजनेस।
So the biggest mistake is not to have कि इतना इतना पैसा इस stock में चला गया, but the biggest mistake has been not loading. उसको पूरा नहीं खेले, पूरा पैसा उसमें कमाया नहीं. I think that is the biggest mistake for any investor. Sir, trying my luck, which is the next multi-bagger? Varinder, I will refrain from giving you any names, but basically मैं आपको I don't want also. थॉट प्रोसेस बताता हूँ. देखो, अभी जो मैं ढूंढ रहा हूँ ना, आई एम लुकिंग फॉर कंपनीज. आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. मार्केट को लग रहा है कि मार्केट बहुत बढ़ गई है और स्मॉल कैप मिड कैप में भी रैली आ गई है, विच इज करेक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट अगर आप इंडिविजुअल कंपनीज की जर्नी देखो, उन लोगों ने पिछले 3-4 साल में क्या किया है, तो बहुत सारी कंपनीज आपको मिल रही हैं विच आर रीजनेबली वैल्यूड. सो आई एम लुकिंग फॉर से कंपनीज जहां मुझे लगता है कि 5 साल के बाद इनके जो प्रॉफिट हैं, दे कैन बी से 50% ऑफ द करंट मार्केट कैप. सो 50 to 60% अगर हो जाते हैं, आज करंट मार्केट कैप मान लीजिए 500 करोड़ है और 5 साल के बाद प्रॉफिट 250 करोड़ का हो जाता है, तो हो सकता है मुझे इसमें 4-5 बैगर टाइप का स्टॉक निकल आए. सो दैट आपको लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटीज है? अभी जो अपॉर्चुनिटीज है. और कोई सेक्टर स्पेसिफिक से? ऐसा आई एम सेक्टर एग्नोस्टिक, बट आई सी अ बिग पोटेंशियल इन द फार्मा सेक्टर. मुझे लग रहा है कि ये जो अभी जो ये हो रहा है कि लॉट ऑफ दीज foreign governments are looking at India for procurement of vaccine. I think that's a very big thing. और ये भी हो सकता है कि आगे जाके ना इंडिया में भी looked upon as जो हमने आईटी में देखा ना कि पिछले 5-7 साल में. Agree. मतलब we can become the drug suppliers to the world. So India can be, because there is a aversion to China now. So people are looking for alternative supply sources. And we have everything. We have the technical capability and the brain to develop new molecules, and also to do the execution and produce them. तो वहाँ पे कई कंपनीज हैं जहाँ पे OTS वाले केसेस हैं स्पेशली. सो आई एम कीनली लुकिंग एट दोज अपॉर्चुनिटीज. बढ़िया सर, आपने मेरा संडे का काम और करा दिया. मैं पढ़ूंगा पूरे का पूरा ये सब चीजें, सारी OTS वाली कंपनीज कौन सी है बाबा में. बट आशीष जी, दिल से धन्यवाद आपका. और आपने इतने प्यार से और इतने सिंपल तरीके से और बहुत बेसिक बट बहुत जरूरी लेसन्स दिए हैं, जिनको माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है. आई थिंक फॉर मी देयर आर मेनी लेसन्स टू टेक अवे, बट द बिगेस्ट लेसन फॉर मी इज दैट इफ यू हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन दिस स्पेस, कीप एलोकेशन इन चेक. आई थिंक एलोकेशन होता है किसी का नाम सुन के, किसी को इधर उधर करके कि उसने क्या किया, उसने वो लिया. People just jump in and throw a lot of money into it. I think allocation approach is very important. वो बहुत बहुत जरूरी है. And more importantly, reading annual reports. आपने जैसे बोला 5-6 घंटे आप रोज लगाते हैं, तो reading annual reports is very important. No shortcuts, when it comes to investing in this space. Because रिस्क है बट रिटर्न उससे भी ज्यादा हो सकते हैं अगर एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच अपनाई जाए, जो आशीष जी ने समझाया है. सर, एनी लास्ट कंक्लूडिंग वर्ड फ्रॉम यू? थैंक यू वरिंदर, बहुत मजा आया आपसे बात करके. मेरे ख्याल से मैंने आपसे ज्यादा एंजॉय किया आपसे बात करके. फॉर द अपॉर्चुनिटी. नहीं सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत. और टचवुड, आप हमारा फार्मा का एक एपिसोड देखना जो हमने थोड़ा सा किया था अभी. आपने फार्मा में बहुत बड़े हो, तो बेसिक्स का पक्का देखिए. बट सर, मजा आया. और जल्दी ही होगा कि वी विल कम बैक टू यू एंड रिक्वेस्ट यू वन मोर सेशन आफ्टर फ्यू मंथ्स कि और सीखेंगे आपसे. थैंक यू वरिंदर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.